तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार अर्जुन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 207 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि लू फेंग के साथ क्या क्या हो रहा था और कैसे एक बंदे ने आकर कई सारे बंदों को मार रखा था। और फिर हमें लू फेंग के बारे में बताया जाता है कि लू फेंग को इन्फिनाइट स्पेस के ट्रेजर लैंड में आए हुए लगभग 200 साल से ज़्यादा हो चुके होते हैं और यहाँ पे लू फेंग ने कई सारे नॉलेज को पाया होता है, उसको एक्यूमुलेट किया होता है एवेन्यू ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में। साथ में लू फेंग ने अपनी 19 सीक्रेट मेथड्स को भी क्रिएट किया होता है फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग में, जो कि डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ होता है, जो कि उसने अकेले ही क्रिएट की होती है। अब लू फेंग यहाँ पे सीक्रेट मेथड्स के नंबर के बारे में केयर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने सारे को अपने से ही क्रिएट किया होता है। और लू फेंग ने जब हुआंगडोंग इमॉर्टल लाइट को प्रमोट किया था अपने सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग में, वहाँ पे लू फेंग के पावर में बहुत ही इजाफा हुआ था। लू फेंग ने एक के बाद एक करके ब्रांचेस ऑफ डॉ ऑफ लाइफ और डेथ को अपने माइंड के साथ मर्ज किया होता है। लू फेंग ने इसको अपने इमोशंस के साथ भी कंसिडरेट किया होता है। लगभग दिखाया जाता कि 3 दिन और पास हो जाते हैं। लू फेंग फाइनली अपने आप को इस कल्टीवेशन की दुनिया से बाहर लाता है। लू फेंग कहता है कि मैंने अभी 6 ब्रांचेस ऑफ डॉ ऑफ बर्थ एंड डेथ के बारे में समझ लिया है, लेकिन अभी भी उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी एक्यूमुलेशन काफ़ी नहीं है कि मैं अभी ब्रांचेस की सारी चीज़ों को समझ पाऊँ। अब देखो यहाँ पे ऑरिजिन डॉ ब्रांच के कई सारे काइंड्स होते हैं जो कि अनडिफाइंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऑरिजिन ऑफ स्पेस डॉ के भी 9 ब्रांचेस होते हैं, जिन्हें शुरुआत में तो समझना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे लेवल अप होते जाओगे उसको समझना और भी मुश्किल होता जाएगा। और अगर आपको 9 ब्रांचेस को इंटीग्रेट कर ली तो तभी आप जाके अल्टीमेट स्टेट को अचीव कर सकते हैं। और द एवेन्यू ऑफ ऑरिजिन ऑफ टाइम जो कि डॉ है उसके भी सिर्फ 3 ब्रांचेस हैं, लेकिन उसको तो शुरुआत से ही समझना बहुत ही मुश्किल होता है और उसके लिए आपको गॉड किंग के पाथ पे रास्ते पे चलना होगा। और अगर आपने इसको यूज़ किया, अगर आप इसके रास्ते पे चलते गए तो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी दूसरों बंदों से बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपने इस टाइम और स्पेस के पाथ को चूज किया, लू फेंग ने परफेक्ट इनहेरिटेंस जो कि टाइम एंड स्पेस वॉल्कर था, जो कि उसे इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजर हाउस से मिला होता है, उसको चूज किया होता है, जो कि टाइम एंड स्पेस का फ्यूजन होता है। और आप तो जानते ही हो कि आखिरकार ये टाइम एंड स्पेस कितना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ऑफ कोर्स इसकी जो कल्टीवेशन की थ्रेशोल्ड होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस में 2 डॉ मौजूद होते हैं जो कि सुप्रीम रूल्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 6 ब्रांचेस मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैंने 2 फाउंडेशंस को यूज़ किया है जो कि लाइफ एंड डेथ को बनाने में मेरी मदद करती है, साथ में मुझे 9 ब्रांचेस भी चाहिए। अब लू फेंग ने 6 मेजर ब्रांचेस को उस वक्त तक समझ लिया होता है और अभी भी 3 ब्रांचेस बचे हुए थे, जिसको कि लू फेंग अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, बल्कि उसको एक्यूमुलेट करना था, उसे और भी सीखना था। लू फेंग कहता है कि जो मैंने 6 ब्रांचेस को रियलाइज किया है वो सभी है द ड्रिपिंग ब्लड ब्रांच, द रेड सन ब्रांच, द एनिहिलेशन ब्रांच, द इटर्नल ब्रांच, द ब्लैक स्मोक ब्रांच एंड द वॉल्कर ब्रांच। लू फेंग ने इन 6 को बड़ी अच्छे से समझ लिया होता है, लेकिन अभी 3 बचे हुए होते हैं। लू फेंग इसके बारे में अच्छे से जानता था और कहता है कि आफ्टर ऑल मेरी एबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। मैं अपनी लाइफ एंड डेथ के फ्यूजन में कई सारे रास्ते को देखा है जिसको कि मुझे चूज करना है। अब देखो यहाँ पे इन सब के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे लगभग 6 ब्रांचेज ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन से उन सब को फ्यूज भी किया जा सकता है, जिसके बाद आपके पास एक नई पॉसिबिलिटी आ सकती है। मतलब कई सारे रास्तों को मिलाकर आप एक नए रास्ते का निर्माण कर सकते हैं। इसी कारण देखा जाए तो इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें 30, 50 यहाँ तक कि सैकड़ों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में 36 मेजर ब्रांचेज को ही देख लो या फिर 108 ब्रांचेज को ही देख लो, ये सभी लाइफ एंड डेथ को ही कंप्लीटली दर्शाती है। लू फेंग अभी भी इन सब को नहीं सीख पाया था, क्योंकि अभी के फिलहाल ये बहुत ही ब्रांचेस में तब्दील हो जाती है। यहाँ पे लू फेंग को चॉइस बनानी होती है कि आखिरकार उसे कौन सी चूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर लू फेंग सबको तो नहीं सीख सकता है और लू फेंग परफेक्शन को भी नहीं पा सकता है, वरना लू फेंग एक ही लेवल में हमेशा के लिए अटका रह जाएगा, उसको सीखने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इससे लू फेंग को गिव अप करना पड़ता है।
है, क्योंकि लू फेंग को सिर्फ चूज करना होता है और लू फेंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो इन ब्रांचेस को एक एक करके चूज करेगा। लू फेंग सोचता भी है कि मुझे सिर्फ उसको ही चूज करना चाहिए जो कि मेरे कोर पार्ट में होगी और मेरे 9 ब्रांचेस ही मेरी नीड होगी। यहाँ पे हर एक ब्रांच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। ये 6 ब्रांच ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ब्रांचेज ऑफ लाइफ में शामिल होती है। लू फेंग अपने पैर को क्रॉस करके बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है और वो कहता है और गेस करते हुए कहता है कि मैंने अभी ब्रांचेस ऑफ ग्रेट डॉग को रियलाइज कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे इन्फिनाइट स्पेस में कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिला है। देखो पिछली बार जब लू फेंग यहाँ पे इन्फिनाइट स्पेस में होता है, जब केओस रियलम में रह के लू फेंग की अल्टीमेट लेवल की जो विल पावर होती है वो आ जाती है तो उसको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिले होते हैं। लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने जब ग्रेट डॉग ऑफ ब्रॉन्ज को रियलाइज किया है तो लू फेंग को अभी भी कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिली है और लू फेंग हैरान होता है कि आखिरकार मुझे क्यों नहीं मिल रही है। अब ट्रेजर लैंड में इन्फिनाइट स्पेस में कई सारे प्रैक्टिशनर्स मौजूद होते हैं और एक ही साथ में सबके बारे में जान पाना ट्रेजर लैंड के लिए भी मुश्किल होता है। अब लू फेंग कैजुअली कहता है कि ये वॉल्कर लीनियस है। अब लू फेंग अपने एनर्जी को रिलीज करता है ताकि वो इन्फिनाइट स्पेस में जो एआई काम कर रही उसको पता लगा सके कि देखो मैंने क्या अचीव किया है, चलो अब मेरे को ट्रेजर पॉइंट दो। और लू फेंग के अंदर से काउंटलेस सीक्वेंट पैटर्न्स इमर्ज होने लगते हैं जो कि एक डार्क ह्यूमन शेप का फॉर्मेशन करने लगते हैं और इस डार्क फिगर के अंदर एंडलेस पावर्स मौजूद होती हैं जो कि कंडेंस होकर एक स्मॉल फिगर बन जाती है। यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि इसकी जो हर एक मूव है वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसे अपने ब्रांच पर रिलाई करने से ही इसकी पावर गॉड किंग के फर्स्ट लेवल की मैक्सिमम पावर को यूज कर सकती है। इसके अंदर काउंटलेस सीक्रेट पैटर्न्स दिखाई दे रहे होते हैं जो कि मिस्ट्री ऑफ द दाओ के सीक्रेट पैटर्न्स फ्लो को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि इन्फिनाइट स्पेस इन सबको सेंस करता है और वहां पे लू फेंग के पाम के पास मैसेज भेजता है जहां पे वो ट्राई लिस्ट के अंदर ओरिजिन कॉन्टिनेंट लू फेंग के मैसेज में लिखा होता है और कहता है कि आपके डाओ के टू लाइफ को मतलब डाओ ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन के बेस पे आपने एक नए रास्ते को ओपन किया है और आपकी न्यू डाओ के लिए आपका इवोल्यूशन किया जा रहा है। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स पॉइंट्स जो कि आपने अचीव जो आपको मिलेंगे वो कैलकुलेट की जा रही है। थोड़ा देर टाइम लगता है। यहाँ पार्ट 1 में उसे लू फेंग को 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और वो कहता है कि आपने फाइनली अपने फर्स्ट स्टेप को ले लिया है, लेकिन फिर भी आपको और भी मेहनत करनी है। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ केओस रियलम में लू फेंग ने अपने गॉड किंग के अल्टीमेट लेवल विल को जागृत किया होता है जिसको कि लू फेंग को 10,000 पॉइंट्स मिले होते हैं, जिसके कारण लू फेंग ने अभी भी उस पॉइंट्स को बचाए हुए होते हैं। लू फेंग के पास अभी लगभग 20,182.01 पॉइंट्स मौजूद होते हैं। लू फेंग इन सारे इंफॉर्मेशन को सेंस कर पा रहा होता है और उसके पास अपने मास्टर डीचू की तरफ से रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मुझे फिर से मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पे लू फेंग फिर से अपने उसी पैटर्न्स को कंडेंस करने लगता है और वहाँ पे अपने ड्रॉप ऑफ ब्लड को कंडेंस करता है और ये ड्रॉप ऑफ ब्लड एक डॉ को कंटेन करता है। उसके एंडलेस लाइफ को शो कर रहा होता है जो कि बहुत ही पावरफुल थी और असल में ये एक ब्लड लाइन पावर होती है। अब लू फेंग सीक्रेटली कहता है कि ये एक नया डाव है, आखिरकार मुझे इस पे क्यों नहीं रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लू फेंग जानता था कि ये एक सब सीक्वेंट ब्रांचेज है क्योंकि लू फेंग ने अपने जो क्रिएट किया होता है जो डाव को सीखा होता है उसका सब ब्रांचेज होता है। सब ब्रांचेज पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं और यहाँ पे इन्फिनाइट स्पेस इतना तो बेवकूफ़ नहीं है जो कि फ्री का इन्फिनाइट स्पेस में पॉइंट्स बांटते चले। और सेकेंडली यहाँ पे जो मेन कोर होते हैं वो मेजर फोर्सेस के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स इकट्ठा करने के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे आप किसी को मिशन या फिर किसी चीज़ को कोई ऐसी चीज़ को जो कि मुश्किल है उसको कंप्लीट करें या फिर यहाँ पे आके सारे मॉन्स्टर्स को मारे तभी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी मेजर एरिया कोर एरिया मेजर फोर्सेस के द्वारा ऑक्यूपाई किए जा चुके हैं और लू फेंग को मारना होता है तो रिमोट प्लेसेस में जाकर ही वहाँ के स्पिरिचुअल क्रिएचर्स को मार सकते हैं। लू फेंग आखिरकार कितने पॉइंट्स को जमा कर पाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग ऐसे सोचने लगता है और कहता है कि अभी के मर्तबा मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी गॉड किंग के सेकेंड लेवल में जाना ही होगा। अब लू फेंग अपने इन सब के बारे में सोचने लगता है।
और क्या था कि अगर मैं थोड़ा सा और अपने आप पे स्टडी करूँ तो हो सकता है कि मैं अपने गॉड किंग के सेकेंड लेवल में बहुत ही छोटे अवसर में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अब जो पाथ होता है जो कि लू फेंग के बर्थ एंड डेट के जैसा होता है, वो असल में प्राइमेटिव यूनिवर्स को आइडेंटिटी करता था। उसने अपने इस पाथ को अपने दिल से चुना होता है और ये रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट होता है और इस रास्ते से आपको अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा तो ये भी बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर ऐसा होना भी चाहिए। फिर अब यहाँ पे लू फेंग जो कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड था, उसके पास भी सिर्फ 20,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आ ही चुके थे। और बात करें रिवॉर्ड पॉइंट्स की तो आप इसको अगर गेस्ट मिनिस्टर्स के साथ जो कि एंशिएंट कंट्रीज में मौजूद है उनके क्रेडिट के साथ एक्सचेंज करेंगे तो प्रोबेबली 100 मिलियंस ऑफ क्रेडिट पॉइंट जितने हो जाएंगे। और लू फेंग ने अभी तक इन सबको इकट्ठा किया होता है। बाकी के गॉड किंग्स के मुकाबले लू फेंग ने ज़्यादा ही इकट्ठा कर लिया होता है। अब लू फेंग इमीडिएटली इन्फिनाइट स्पेस के जो ट्रेजर लैंड होते हैं जहाँ से सारी चीज़ें एक्सक्लेम किया जा सकता है, जहाँ से एक्सचेंज किया जा सकता है, मतलब ट्रेजर हाउस को विजिट करता है और कहता है कि इन्फिनाइट स्पेसेस के अंदर कई सारे इनहेरिटेंस रहते हैं जो कि बाहर की दुनिया में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि इस ट्रेजर हाउस के अंदर दो तरह की चीज़ें मौजूद थी, एक तो इनहेरिटेंस और एक दूसरा ट्रेजर होता है। मोस्ट ऑफ द एंशिएंट गॉड किंग्स जो होते हैं वो इन्फिनाइट ट्रेजर लैंड के अंदर अपने इनहेरिटेंस को भी चूज किया करते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस को पा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ट्रेजर का क्या है, किसी को मार दो, उसके ट्रेजर को लूट लो तो आपके पास आ ही जाएंगे। यहाँ पे एक स्पेशल इनहेरिटेंस भी होता है और साथ में परफेक्ट इनहेरिटेंस भी होती है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में रहती ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे इनहेरिटेंस को ही चूज करना पड़ता है उन सबको। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है वो इनसाइड ट्रेजर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जब भी उन सबके पास रिवॉर्ड्स आते हैं वो तो वो बहुत ही वाइजली चूज करते हैं। लू फेंग ने अभी तक किसी भी चीज़ को खरीदा नहीं होता है। अब लू फेंग साइड ट्रेजर्स को देखने लगता है, मतलब इनहेरिटेंस को देखने लगता है, जहाँ पे लू फेंग को गॉड किंग के सेकेंड लेवल चैप्टर वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स को बारे में दिखता है और साथ में 100 केव बीस्ट बॉडी के बारे में भी देखता है जो कि दोनों 3000 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स थे, मतलब दोनों को मिला के 6000 रिवॉर्ड पॉइंट्स लू फेंग को लगने वाले थे। लू फेंग इनको देख रहा था। अब यहाँ पे बहुत ही लू फेंग के पास कम रिवॉर्ड पॉइंट्स थे और लू फेंग के पास इतना ज़्यादा नहीं था कि वो उन सब के स्पेशल इनहेरिटेंस को ले सके। अब जो अल्टीमेट चैप्टर होता है स्पेशल इनहेरिटेंस का, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब लू फेंग ट्रेजर्स की तरफ देखने लगता है जहाँ पे इन्फिनाइट स्पेसेस में ट्रेजर्स को भी एक्सचेंज किया जा सकता है, जिसको कि आप अपने रियल बॉडी के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जिसके बाद वो उन सारे ट्रेजर इन्फॉर्मेशन की तरफ देखने लगता है जहाँ पे सबसे पहले रैंक पे हार्ट फ्लाइंग बोट होता है, जिसको कि एक्सचेंज करना तो आपके लिए इसको 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स लगने वाले हैं, जो कि असल में गॉड किंग लेवल फ्लाइंग बोट को भी सरपास कर देती है, जो कि स्टेबल है, सॉलिड है, इंडिस्ट्रक्टेबल है सोर्स वर्ल्ड में, जिसके कारण आप कहीं भी इस दुनिया में जा सकते हो। मतलब कि ये जो हार्ट फ्लाइंग बोट होता है उसे यहाँ पे ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। वो बहुत ही पावरफुल है और वो गॉड किंग के लेवल को भी सरपास, मतलब नेक्स्ट लेवल तक जा चुका है, जिसको जानकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि क्या ये सोर्स वर्ल्ड में इंडिस्ट्रक्टिबल है। यहाँ पे लू फेंग इसको खरीदने की तो सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही महंगा था और देखा जाए ऐसा तो ये लू फेंग की जान बचाने के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन लू फेंग गरीब हो जाता है और लू फेंग को अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे ये एक ऐसा ट्रेजर था कि इसको देखकर तो एम्परर और मोनार्चेस, टू एंशिएंट किंगडम्स के बंदे भी जेलस हो सकते हैं। और लू फेंग कहता कि अगर मैं इसको खरीद भी लिया तो इसको सामने लाने की मेरी हिम्मत नहीं होगी, वरना वो मोनार्चेस और एम्प्रेस लू फेंग को तो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है सेकंड रैंक ट्रेजर को, जो होता है ग्रेट रोड मैप, जिसको खरीदने के लिए 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स लगने वाले होते हैं। अब ग्रेट रोड मैप यहाँ पे एक सीक्रेट मेथड होता है जो कि उन्हीं लोगों के लिए सूटेबल होता है जो कि ग्रेट रोड टू डॉ को प्रैक्टिस किए होते हैं। अगर नहीं होता आप इसको करोगे तो आपको पैसे साले बर्बाद हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी वीकर होगी, मतलब स्ट्रेंथ आपकी जितनी ज़्यादा कम होगी आप इसको उतनी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बाकी सब इनहेरिटेंस में आप या फिर ट्रेजर में देखो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए तभी आप इसको उतने अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ कम होगी तो आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हो। मतलब लेवल अप होने के कारण आप इसको समझ नहीं पाओगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक डेंजर भी बताया जाता है कि अगर आपको इसको कंप्लीटली मास्टर करना है तो आपको इसको खुद से रियलाइज़ करना होगा। यहाँ पे रोड मैप जो कि आपको दिया जाएगा जो कि 20,000 पॉइंट्स का होगा वो बिल्कुल कतई भी मदद नहीं करने वाला
वाला है, तो यार इसको खरीदेगा कौन इतनी बकवास चीज़ की। और यहाँ पे इन सबको सीखने के लिए आपको अर्ली स्टेजेस में ही इन सबको सीखना होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये मुश्किल होता जाएगा, इसको कंप्लीट करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको चूज़ करना चाहिए केयरफुली, और यहाँ पे आप तभी लीजिए जबकि आपको ये सूट करेगा, यहाँ पे आपको कोई भी फ्यूचर ट्रबल्स ना हो। अब 9 ट्रेजर की बारी आती है, जहाँ पे एक लोटस हार्ट सीड होता है जिसको खरीदने के लिए 80,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ये लोटस हार्ट सीड अपने आप को ग्रो करा सकता है यूनियन यूनिवर्स में, जो कि आपके यूनियन यूनिवर्स को और भी स्टेबल बना सकता है। आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर एंडलेस वाइटलिटी और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब फिजिकल बॉडी यहाँ पे डॉ ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, आपकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा देती है। ऐसा समझ लो कि डॉ ऑफ ऑरिजिन आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है, आपको फेवर कर रही है। तो लू फेंग उसको देखते हुए कहता है कि लोटस हार्ट सीड भी अच्छी चीज़ है। अब लू फेंग ने खुद के अपने वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स को कल्टीवेट किया था, उसे पता है कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी बढ़ेगी, उससे जानता था कि इससे उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे साथ में उसे फेवर किया जाएगा एवेन्यू ऑफ लाइफ के द्वारा। लेकिन यहाँ पे लू फेंग को 18,000 पॉइंट्स लगने वाले थे, जिसके बाद लू फेंग आगे देखता है जो कि एक पीस ऑफ ट्रेजर स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, जिसको एक्सचेंज करने के लिए 12,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पे स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है कि ये असल में आपके बॉडी के साथ जुड़कर आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है डेमन ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर में, और ये फिजिकल बॉडी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। इससे आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी। आपको डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑरिजिन के द्वारा फेवर किया जाएगा, मतलब आप इसको अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन इसमें भी खतरे का संकेत दिया जाता है कि अगर आपको अपने स्केल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने बॉडी के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए तो आपके इससे विल पावर पर भी, मतलब आपके इसके सोलर विल पे भी असर पड़ सकता है। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो कम से कम आपकी जो विल स्टेट होनी चाहिए वो अल्टीमेट स्टेट ऑफ गॉड किंग की होनी चाहिए, तभी आप इसको सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर सकते हो। और दूसरा ये होता है कि अगर आपको इसको यूज़ करना तो आपके पास कम से कम एक क्लोन होना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक बॉडी है तो कतई भी इसको करना मत, क्योंकि ये आपके बॉडी को डेमन ऑफ डिस्ट्रक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जो कि आपके दूसरे डॉग को प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करवा सकती है। लू फेंग हैरान हो जाता है कि क्या ये आपके बॉडीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये ऐसा बॉडी है जो कि असल में डेमन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी होती है। अब लू फेंग के पास क्लोन्स भी थी, माइंड भी थी और विल पावर्स थी, मतलब ये तीनों चीज़ें लू फेंग के साथ इसकी मैच कर रही थी। लू फेंग ने कई सारे ट्रेजर्स को देखा है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने इसको देखकर बहुत ही एक्साइट हो गया था। पहला था लोटस हार्ट सीड, दूसरा स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन। दोनों लू फेंग के साथ अच्छे से कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं, जो कि लू फेंग को असिस्ट कर सकते हैं। लोटस सीड थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, वो डेंजरस नहीं था, लेकिन जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो वहाँ पे हेल्पफुल उतना नहीं था, लेकिन डेंजरस था, लेकिन वो सस्ता भी होता है। और लू फेंग कहता है कि ग्रेट पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन के द्वारा फेवर किया जाना शायद मुझे ट्राई करना चाहिए, और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ग्रेट पार्ट के द्वारा फेवर किया जाना कैसा होता है। लू फेंग उन सब के इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है, और वहाँ पे लू फेंग यहाँ पे कुछ नहीं सोचता, बिना किसी सोचे समझे ही स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन को चूज करता और कहता है एक्सचेंज, मतलब लू फेंग के 12,000 ट्रेजर्स पॉइंट्स तो ऐसे ही खत्म हो गए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लू फेंग क्या करता है। तब तक के लिए बाय।